जामा मस्जिद पर सदियों से चला आ रहा है जो खिदमत खल्क का काम, लेकिन डोनेशन और क्यूआर लगाना आपने शुरू किया। देश में आजकल जो है वो चंदे का खेल बहुत चल रहा है। ये 70% जो है वो वीडियो जामा मस्जिद के हैं। आप रहती भी वहीं हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी जामा मस्जिद लगती है, तो क्या ये तैयारी भी चुनाव? मेरा पहला सपना और आखिरी सपना ये है कि मैं पॉलिटिशियन मरते मर जाऊंगी, बट बीजेपी की कभी। आपको लगता है जो लोग चाहे रमजान हो या और नवरात्रि हो, तो लगता है आपको वो लोग सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में? क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कहीं ये पॉलिटिक्स की तरफ तो नहीं है? मुझे बहुत अच्छे से कम करना है। मैं इतना बेइज्जत नहीं हो सकती कि अगर मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं तो मैं दिल्ली 6 में जो ये विक्रम्स और ई रिक्शे चलते हैं मैं इनको खत्म करा। मुसलमान को बोलते ही खराब है। जामा मस्जिद, जहां से हर बार कोई ना कोई ऐतिहासिक चीजें निकल कर आती हैं। जामा मस्जिद खुद भी अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन वहां से अमन, शांति और आपसी सौहार्द की आवाज हमेशा बुलंद होती रही। हमने कई ऐसे मौके देखे जिन पर जामा मस्जिद से लोगों ने पैगाम दिया पूरे देश को कि कैसे मिलजुल कर एक साथ रहा जाता है और आपस में कैसे अमन भाईचारा बनाया जाता है। लेकिन खासकर रमज़ान में हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो अपने आप में निराली थी। जहां जामा मस्जिद पर सदियों से खिदमत खल्क का काम चलता आ रहा है, वहीं पर एक लड़की जामा मस्जिद से निकल कर आती हैं और वो खिदमत खल्क करती हैं, लेकिन उनका धर्म यानी वो धर्म से मुसलमान नहीं है। तो लोगों ने उनको खूब सराहा और खूब प्यार दिया। हर रमज़ान में हम लोग उनकी खूब रील जो है वो वायरल्स होती हैं, हम लोग देखते हैं। आज वही लड़की आज हमारे साथ है पॉडकास्ट में, और काफ़ी कम उम्र है और जो हिम्मत कभी नहीं हारती, और जिनका नाम है नेहा भारती। नेहा भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, अपने इतने बिजी शेड्यूल से। तो कैसा माहौल है जामा मस्जिद पर, कैसा सब कुछ है? रमजान तो दोबारा आने वाले हैं, बहुत टाइम हो गया वैसे, और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब रमजान स्टार्ट होने वाले होते हैं जी। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी हम रमजान में काम करने जाते हैं, 4 साल हो गए लगातार काम करते हुए, तो जामा मस्जिद पे जब भी काम करने जाते हैं इतना अच्छा माहौल होता है, वहाँ का लोग इतने अच्छे होते हैं। बट हाँ, काफी चीजें आप देखिए, अब पॉजिटिव हर जगह है तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आपके साथ होना ही है। सारे ही मीडिया हाउस थे, बीबीसी था, रूट था, दिग्विजय सिंह जी ने भी डाला मेरा, और द टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक और एबीपी न्यूज, मतलब काफी चैनल ऐसे थे जिनसे कुछ मतलब उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, मतलब सबने कवर किया, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। क्योंकि देखिए बीबीसी ने कर लिया तो उसका मतलब मामला इंटरनेशनल है। हाँ, बीबीसी उर्दू, बीबीसी हिंदी, सब ने। और अरब न्यूज से ये पूरा बाहर, कतर, ओमान, यहाँ पर बहुत ज्यादा वायरल हुई वीडियो क्योंकि अरब न्यूज पे डाला था। तो काफी अच्छा बेहतरीन रहा वो रमजान मेरे लिए। जो ऑडियंस जानना चाहती है, वैसे तो हमने आपको बहुत देखा है किसान आंदोलन से लेकर जामा मस्जिद तक, लेकिन उससे पहले नेहा भारती का क्या सफर रहा, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? और फिर मैं आऊँगा जब, ताकि लोग ये समझ जाएं कि क्यों यहाँ तक आई है नेहा भारती। क्या ऐसा तो नहीं कि अचानक से सब कुछ शुरू हो गया, या जैसे आमतौर पे लोग समाज सेवा फिर वो सीढ़ियाँ कहीं और जाती हैं, वो जिक्र मैं बाद में करूँगा। लेकिन फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि नेहा भारती कौन है? मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगी, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और पुरानी दिल्ली में मैं रहती हूँ। और पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से रहा, क्योंकि जब भी मेरे 2 भाई हैं, मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पापा मम्मी हमेशा से चाहते थे कि बेटों को हम पढ़ाए ना पढ़ाए, बेटी को बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, कॉलेज कंप्लीट कराएंगे और जितना भी इसको पढ़ना है ये पढ़े, हम सब कुछ करेंगे इसके लिए। तो उन्होंने जितनी भी मेहनत हो सकती थी मेरे लिए करी, मुझे कॉलेज में पढ़ाया। मैंने अपना इंद्रप्रस्थ स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट करी, फिर डीसीएससी से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से। बट जब मैं बैचलर्स कर रही थी, क्योंकि मेरा कॉलेज दिल्ली कैंट में था, तो वहाँ पर एक फंक्शन था जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आए थे। तो मेरा वहाँ पर डिबेट हुई थी और उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी पार्टी के लिए काम करेंगे। तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, बट हमारा एक एनएसएस कम्युनिटी चलती थी वहाँ पर कॉलेज में। वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते थे, जो जुकी वगैरह के बच्चे होते थे, वहाँ पर उनको पढ़ाते थे। अपने लास्ट में जब हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाता था
तो मेरे अंदर बस ये था कि मैं अपना एनजीओ रन करूंगी, जब तक तो नहीं था कुछ भी, कि एनजीओ रन करूंगी, जो गरीब बच्चे होते हैं इनको पढ़ाऊंगी, जितना भी हमसे हो सकेगा उतना करेंगे, बाकी फ्रेंड्स मिलकर करेंगे, क्योंकि एनएसएस में हम यही करते थे। बट जब डिबेट में उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि हमारी कॉलेज में वो चलती है सीवाईएसएस करके, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग थी, तो उन्होंने मुझे वहां पर बोला कि आप आइए और स्टूडेंट विंग में शामिल हो जाइए। तो मुझे कुछ अच्छा लगा कि चलो कुछ सीखने को मिलेगा, मैं शामिल हो गई। बट वहां पर मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे आम आदमी पार्टी में पॉलिटिक्स करनी है या फिर मुझे इस चीज में आगे जाना है, सब तो उस टाइम तक तो नहीं था बिल्कुल भी। उस टाइम तक मेरा था कि मैं एनजीओ रन करूंगी अपना। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पर गई, मैंने काम किया, फिर उनके स्टूडेंट इलेक्शन हुए डूसू के, तो हमने बहुत काम किया। भले ही पार्टी जीत नहीं पाई, बट उन्होंने उसमें काम देखते हुए मुझे पूरा दिल्ली की सेक्रेटरी बनाया। फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली की सेक्रेटरी बनी, काफी बड़े बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, बट ऐसा नहीं था कि वहां पर से मुझे कुछ ऐसा मिला हो, वहां से कुछ अचीव हुआ हो, ऐसा नहीं था। बट उसी बीच में ऐसा हुआ कि 370 जो धारा है, जब कश्मीर वाला, हाँ कश्मीर में उसको वहां से हटाया गया, और मेरे काफी दोस्त थे जो कश्मीर से थे, जब उनकी मैं हालत देख रही थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और वहीं पर एक छोटा सा चैनल था, उन्होंने मेरी बाइट ले ली। और जब वो बाइट ली, नहीं उससे भी पहले मैं एक बात बताती हूँ। हम 13 पॉइंट रोस्टर करके एक प्रोटेस्ट चला था, उसमें काफी बड़े बड़े चेहरे आए थे, जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट हुआ था। तो आम आदमी पार्टी जब सीवाईएसएस में काम कर रही थी, तो एक मेरे मेंटोर कह लीजिए हरिओम जी थे, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा वहां पर साथ दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि जाके जो बोलना है स्टेज पे बोल दो सीवाईएसएस की तरफ से। और मैं उस टाइम मतलब इतना था कि मैं कैमरे को ना फेस कर सकती थी ना माइक को, मतलब ऐसा था, बहुत डर था, और मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता था उस टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने बोला मैं बोलूंगी क्या स्टेज पे चढ़ के, और उस टाइम बहुत बड़े बड़े चेहरों ने वहां से जंतर मंतर पे बोले थे, बहुत बड़े बड़े। तो मैंने बोला मैं बोलूंगी क्या, 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं किस तरह से बोलूं। उन्होंने बोला जिसको जो बोलना है, योगी मोदी जिसके बारे में जो आता है बोल दो, बाद में हम संभाल लेंगे। और वो बीच में खड़े होकर मेरा उस तरह से बोलना, और वो वीडियो मेरी 50 मिलियन से भी ज्यादा चली। आपके पेज पे पहले ही वीडियो, नहीं मेरा पेज उस टाइम तक था ही नहीं, जो दूसरे मीडिया हाउसेस ने चलाया, और वो 50 मिलियन से ज्यादा चली। और इतने सारे लोगों ने, मेरा शंभू कुमार सिंह हो गए, दलित दस्तक, बहुत बड़े बड़े चेहरे, क्योंकि मैं दलित हूँ, तो उन्होंने मुझे देखा, और मेरा मीडिया से उन्होंने मुझे जब देखा तो सोशल मीडिया पे मुझे बहुत वायरल, मैं बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत ज्यादा मैं वायरल हुई। फिर उसके बाद 370 वाला जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उन लोगों ने मुझे वहां से उठाया, और वहां पर जो वीडियो चली मेरी 80 मिलियन से ज्यादा चली, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं बोल रहा था सरकार के खिलाफ, और मैंने कोशिश करी और मैंने बोला, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत बोला, जो बात सच थी मैंने रखी, आपकी आवाज उठाई। हाँ आपने? मैंने आवाज उठाई। और उस टाइम बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान लोगों का ये बोलना कि हम उनकी लड़कियों से शादी करेंगे, जमीन खरीदेंगे, उस चीज के खिलाफ मैंने बहुत बहुत ज्यादा बोला। क्या बोला था? तो मेरी एज भी काफी कम थी। क्या बोला था आपने, कुछ याद है? बिल्कुल याद है, क्योंकि वो वीडियो आज तक की मेरी सबसे ज्यादा चली हुई वीडियो है। तो मैंने बोला कि आप कश्मीर में जो बोल रहे हैं, तो अभी भी तो कश्मीर आपका ही है, और अभी भी आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं वहां पे, बट आपको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। और उस टाइम बीजेपी का बहुत डर था, तो वहां पर ऐसी आवाज उठाना, और खासकर कश्मीरियों के लिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर कश्मीरी स्टूडेंट रह रहे हैं, उनके काफी जो पेरेंट्स है, जो भाई बहन है, वो वहां पर मर चुके थे, और उनको पता भी नहीं था, क्योंकि नेटवर्क सारे कट थे यहाँ से। तो जब ये सब चीजें हो रही थी, मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे, तो जो दिख रहा था वही मैंने बोला, और वहां से वो वीडियो मेरी वायरल हुई। तब फिर मेरा नेहा से नेहा भारती बनने का सफर जो है स्टार्ट हुआ। वही मैं जानना चाहता हूँ कि नेहा के आगे पहले सरनेम क्या था? मेरा शुरू से नेहा भारती ही सरनेम है, ये मेरे पेरेंट्स से मुझे मिला है, और हमेशा नेहा भारती ही रहेगा। बट जो नेहा से नेहा भारती बनने का सफर हुआ, जो लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, फिर पहली बार आप नजरों में आई जंतर मंतर से। जंतर मंतर से वो बात ऐसी रही कि मैंने ये बोल दिया था 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में। 2019 के इलेक्शन उस टाइम आने वाले थे, प्रधानमंत्री के इलेक्शन थे लोकसभा के, और उस टाइम मैंने ये बोल दिया था कि बेटा योगी और बेटा मोदी तुम्हें गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे। तो वो ये जो लाइन थी वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई, इतनी ज्यादा वायरल हो गई, तो काफी चीजों का मुझे सामना भी करना पड़ा। रेप थ्रेट्स बहुत ज्यादा आए, मारने की धमकियां बहुत आई,
क्योंकि आपको पता है ये छोटी मोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम मिलकर काम करती है। और हम लोग है भले ही बहुत ज्यादा, बट ये है कि जब आपके पास सरकार की ताकत होती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके पास सिस्टम उनका है, सिस्टम उनका है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन लोगों के पास सरकार की ताकत है तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम जब चीजें देखी, बहुत कई बार तो डर भी लगा कि नहीं कोई मार ना दे, कोई तेजाब ना फेंक दे। इस तरह की तो लोग ऐसे ही बात करते थे, तेजाब फेंक देंगे, बहुत बहुत बोल रही है, ये है, पता चल जाएगा। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि डरो मत, ये सब सिर्फ गीदड़ धक्का देने वाले लोग हैं। अगर अभी डर गई तो आगे डर कर ही रहो। तो अभी मत डरो, आगे अगर कुछ करना है या तो यहीं रुक जाओ, अगर बट आगे कुछ करना है तो अभी डरो मत। फिर उसके बाद भी मैंने अपने घर से निकलना बंद नहीं किया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर जब रेप थ्रेट जब आ रहे थे तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? देखिए, वो मुझे शुरू से बड़ा मजबूत करके चलते हैं। और डर तो लगा होगा, मतलब बाहर आने जाना कुछ बंद हुआ आपका कुछ वक्त के लिए? नहीं, मेरा कभी बंद नहीं हुआ। हाँ, मैं अपने पास से जरूर डरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, डर सबको लगता है। और मैं ये बोल दूं कि हाँ कोई मुझे रेप की धमकियां दे रहा है या फिर मुझे कोई मारने की धमकियां दे रहा है, भाई मुझ में तो इतना जिगरा है, मैं तो डरूंगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। और खासकर मुझे डर था मेरे पेरेंट्स का। बाई चांस मेरे साथ कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, कि मैं तो अभी निकलने की कोशिश कर रही हूँ, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाई चांस मेरे साथ सच में कुछ हो गया। तो फिर उसके बाद एबीवीपी के स्टूडेंट्स से उन्होंने मुझे बीच में पकड़ लिया। और जब मैं कॉलेज में थी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और धमकी देने लगे कि बहुत बोलती हो। और ये मेरे साथ लाइव, हाँ लाइव, ये मेरे साथ हुआ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। तो तब तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं तो अब मेरे लिए तो मुश्किल है और मुझे रोकना पड़ेगा। जब मैंने घर पे जाके मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने बोला एक काम करो, केस कर दो, रुको मत, केस कर दो, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला केस करके क्या होगा, वो पार्टी ही उनकी है तो क्या ही होगा। तो फिर मैंने केस तो नहीं किया, वो चीजें चलती रही ऐसे। उसके बाद जामिया में जब प्रोटेस्ट हुआ, एनआरसी का सीए का जब प्रोटेस्ट हुआ, तो जामिया में मैंने खड़े होकर वहां पर मैंने जो बाइट दी अपनी एक तरीके से, तो वो वायरल हुई। बट जब मैंने स्टेज पे आके बोला तो वहां से पहली बार मेरे खिलाफ एफआईआर। सावरकर के बारे में मैंने बोला था तो वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लग गई। और उस टाइम बहुत ज्यादा गर्म था मुद्दा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे थे तो सबको। तब ऐसा लगा मुझे कि हाँ यार, अब तो एफआईआर हो सकती है और काफी लोगों को जेल में डाल रहे हैं, ये काफी लोगों को जेल में डाल चुके थे। तब मुझे लगा भी कि हाँ यार, कुछ तो मतलब गड़बड़ होगी अब आगे। और जेल में जाना तो बस डर ये रहता था, फैमिली का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। बट जब फैमिली को बताओ तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। डर तो उनको भी लगता था, बट वो मेरे लिए करते थे कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी बेटी बढ़ना चाहती है आगे। तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर एनआरसी सीए में लगातार, शाहीन बाग में, जामिया में और इंद्रलोक में, हर जगह जहाँ पे भी हमसे हो सकता था, पूरी दिल से वहां पर साथ दिया उनका। और क्योंकि हमें लगता था कि भाई कोई भी अलग नहीं है। पेरेंट्स ने तो सिखाया ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैं रही पुरानी दिल्ली में, वहां पर तो ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं बचपन से कि हिंदू कौन मुसलमान कौन। ये तो 2014 के बाद हमें पता चला कि हाँ भैया ये चीजें भी होती हैं, उनसे नफरत करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है। तो फिर उसके बाद समझ आ चुका था कि नहीं, मुझे तो इस लाइन में जाना ही है आगे और मैं करूंगी। फिर उसी बीच मैंने अपना किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि बहुत सारे किसान हैं, सबसे पास बुराड़ी था, तो जो तुमसे हो सकता है, वो लोग बहुत परेशान हैं और सिख लोग हैं वहां पे। अभी तक जो छवि मेरे लिए एक मुस्लिम कम्युनिटी में बन रही थी, क्योंकि कश्मीर पहले हम, फिर उससे पहले दलित के लिए जो हम कह ले 13 पॉइंट रोस्टर, वो जो दलित और मुस्लिम में बन रही थी, वो चीजें चेंज होकर फिर किसान आंदोलन में सिख कम्युनिटी पे आई। फिर जब सिख कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया, किसानों के लिए बहुत काम किया, तो चीजें बहुत अलग तरीके से सामने आई और उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। फिर वहां से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, बहुत चीजें अच्छी हुई। वहां पर हमने बुराड़ी ग्राउंड में रोजाना हम उनके लिए खाना बनाकर लेकर जाते थे, जितना हमसे हो सकता था घर में बनाते थे, पेरेंट्स मिलकर सब खाना वगैरह बनाते थे, लेकर जाते थे। फिर वहां से चीजें बदलती गई और मैंने मैंने ये सोचा कि मैं अपना एनजीओ, तब वहां से मैंने एनजीओ अपना स्टार्ट किया, जिसका नाम मेरी मम्मी ने रखा, राह नाम करके। और राह की वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जब राह की शुरुआत हुई तो आगे इस तरह से काम चलता रहा। फिर रमजान में हमने काम करना स्टार्ट किया। फिर आगे राह का नाम भी बहुत अच्छे से चलता रहा। आज हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छे से काम करते हैं।
बहुत सी झुग्गियों में हम काम कर चुके हैं, बहुत से लोगों के लिए हम काम कर चुके हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत काम कर चुके हैं। चाहे वो रोड पर देना हो गया या फिर रमज़ान में हो गया या फिर सब सिख कम्युनिटी के लिए हो गया, झुग्गियों के लिए हो गया। वो सब कुछ हमने किया जो हम काबिल थे करने के, जो हमसे हो सकता था और नहीं भी थे तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई वहाँ से हमारी मदद की गुज़ारिश जो थी वो लोगों ने सुनी और उसके बाद फिर जो नेहा से नेहा भारती बनने का और फिर नेहा भारती से वो जो आज नेहा भारती मैम बनने का जो एक राह चलती है वो बहुत अच्छे से रही। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आपको अगर फेम कहीं मिला है तो वो जामा मस्जिद से मिला है आपको। वहाँ के लोगों ने जो प्यार आप पे लुटाया है, एक बार आप वहाँ मतलब सोचा कैसे आपने, क्यों वहीं पे सारी खिदमतें खल क्यों? देखिए आपके जब हम पेज देखते हैं तो 70% की जो वीडियोस हैं वो जामा मस्जिद की मिलती है। बिल्कुल, शायद उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन 70% तो है। हाँ, उससे ज्यादा ही होगी शायद। एक तो मेरे घर के बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सबसे मेन हमारा रीजन ये रहा। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि मैं कहाँ करती काम। अगर मुझे एक रमजानों में काम करना था, हमने ऐसा नहीं है कि वहीं किया, हमने दरगाहों में भी जाके काम किया है। बट जो एक रेगुलर बेसिस पे एक जगह चाहिए थी कि जहाँ पे हम रोजाना काम कर सके और रोजाना हम जो इफ्तार है वो लोगों के लिए करा सके। तो एक सबसे अच्छी जगह वही लगी। मम्मी पापा ने बोला कि जामा मस्जिद सबसे पास है और खासकर ये था कि सेफ होनी चाहिए थी जगह, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं पता आपके साथ कब क्या करते हैं। तो सेफ होनी चाहिए थी जगह और मुझे नहीं लगता कि जामा मस्जिद पे आप खड़े हैं तो उससे ज्यादा सेफ जगह आपके लिए कोई हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जामा मस्जिद पे काम किया जाए। फिर और घर से बहुत पास था, क्योंकि रोजाना का इतना सारा खाना बनाकर फिर लेकर जाना, फिर भले ही वो जाम रहती है थोड़ी सी जगह पुरानी दिल्ली की, बट हमें कभी भी हम 1 आध घंटे पहले निकलते थे तो बिल्कुल आराम से टाइम पे पहुंच जाते थे। तो ये रीजन रहा। फिर सेफ रहा। फिर जब पहले दिन मैं गई वहां पर, लोगों का जो सपोर्ट था, लोगों ने जो पूछा भले ही आके, मुझे एक कहते हैं ना, एक खराब नजरों से नहीं देखा कि मतलब यहाँ पर नॉन मुस्लिम लड़की आकर ये काम कर रही है, हम तो इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम तो ये नहीं लेंगे। बट हाँ, कुछ लोग मिले वहां पर ऐसे, कुछ लोग ऐसे मिले भी। मैं देखिए अच्छी जगह है, ठीक है, अच्छी बात है, बट कुछ लोग वहां पर ऐसे मिले। हमें पता है, मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ पर हर रिलीजन का सम्मान करना सिखाया है। अगर मुझे पता है कि अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो वहाँ क्या पहनना है, अगर मुझे पता है मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ तो मुझे क्या पहनना है, मुझे ये भी पता है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ तो मुझे क्या पहनना है। आप सारी वीडियोस देखेंगे, एक भी शायद वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि मैं वहाँ पे जीन्स टॉप पहन कर जा रही हूँ या फिर वहाँ पर नंगे सर जा रही हूँ। ऐसा कभी नहीं होता था। मैं प्रॉपर सूट में तहजीब से जाती थी, सर पे दुपट्टा ओढ़कर। बट वहां पर एक होता है ना, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करना, और वहां पे जो लोग हैं जो बहुत ही पिछड़ी हुई सोच के लोग हैं, उनको लगता था कि मतलब ये तो हमारे धर्म की भी नहीं है, गैर धर्म की लड़की आकर ये क्यों कर रही है यहाँ पर, इसको इतनी फेम क्यों मिल रही है। एक चिड़ होती है वहां पर। तो मेरी टीम मेंबर ही थी वहां पर, खड़ी हुई थी, एक चाय वाले हैं वहां पर नीचे गेट नंबर 3 के। तो उन्होंने बोला कि वो खड़ी हुई थी, उनको पता नहीं था वो हमारे साथ है। तो उनको बोलते हैं, वो बात करते हुए आपस में, कुछ मुस्लिम लोग थे, मैं मेंशन करना चाहूंगी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। उन्होंने ऐसा बोला, देखिए गलत तो गलत है, मुसलमान हो या कोई भी हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो मुसलमानों के लिए कर रही है और मुसलमानों का तो धर्म जो है, मजहब जो है, वो नापाक हो जाएंगे हम लोग तो इसके हाथ का खाकर। ऐसे करके बोले। मतलब आप ये सोच देखिए कि हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारा उसी में लग रहा है। हम ये सोच कर निकल रहे हैं कि भाई हमारे लिए भाई बंधु है सब, हमारे लिए सब एक ही समान है, और इससे मतलब उन्होंने बोला कि नापाक हो जाएंगे खाकर, हाँ, हमको उनके हाथ का खाकर, हाँ, हमारे हाथ का खाकर हमको नापाक हो जाएंगे। और ये लड़की तो सिर्फ क्योंकि सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया तो मुझे इसी साल मिला ना। सोशल मीडिया पे जो मेरी वायरल हुई, चाहे वो बीबीसी में देख लें, हम रूट पे देख लें, जो वायरल हुआ वो उन चीजों से वायरल हुआ। हम 3 साल से पहले भी करते आ रहे हैं। हमने कभी सोशल मीडिया की भूख नहीं रखी। मैं अपनी सोशल मीडिया पे सब कुछ मैं शेयर करती आई हूँ, बट ऐसा नहीं था कि मेरे को एक भूख हो कि नहीं मैं वहां जाऊंगी तो मैं वायरल हो जाऊंगी, मुझे इससे कुछ मिलेगा, मुझे उससे कुछ मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। इस साल भी वो होता है कि 3 साल से करते आ रहे हैं। उन लोगों की दुआएं जो थी वो इस साल लगी और वायरल हो गया। और अगर ना भी होता तो मैं 5वें साल भी करती, 6ठे साल भी करती,
तो मुझे कोई भूख नहीं थी सोशल मीडिया की, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं बहुत पहले से वायरल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बीबीसी या ब्रूट से मैं वायरल हुई। पहले भी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छा चलता रहा, किसान आंदोलन, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत वायरल रही। तो मेरा ऐसा नहीं था, बट जब लोगों ने बोला, ऐसे मैंने सुना, और मेरी जो फ्रेंड थी वो आकर बता रही है कि ऐसा बोल रहे हैं। फ्रेंड ने बताया, आपने खुद नहीं सुना है? नहीं, जो मेरे साथ मेरी भाभी है, उन्होंने ही अपने कानों से सुना, और मैंने खुद नहीं सुना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने खुद नहीं सुना, और शायद मैं खुद सुनती तो मैं चुप नहीं रहती। तो उन्होंने सुना तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो मतलब इसके हाथ का खाकर। देखिए, फिर आप घर पे बताते हैं या आपके पेरेंट्स सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। डिमोटिवेट भी होते हैं आप। जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, बट बात ये है ना कि 99 लोग आपकी तारीफ भी तो कर रहे हैं। अगर एक आपको ऐसा मिल भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, हर चीज़ अच्छी मिल जाए तो फिर वो तारीफ ही क्या, कुछ ना कुछ तो बुरा मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आसपास ही बुरे लोग मंडराएंगे नहीं, तब तक आप और ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। तो वो चीजें चलती रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अगले दिन से फिर हमने स्टार्ट कर दिया, और फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे घेर लिया जामा मस्जिद पे बहुत बुरी तरीके से। वो इस साल की बात नहीं है, वो इससे पिछले साल की बात है। और मेरे काफी सारे दोस्त मेरे साथ थे। हाँ, 2024 की वो बात है। काफी दोस्त मेरे साथ थे, हम लोग गए, और गलती ये हुई कि हम थोड़ा सा लेट हो गए वहां पे, क्योंकि जाम में फंस गए थे। और जिस जगह पे हम इफ्तारी कराते हैं वहां पे एक केबिन्स बने हुए छोटे छोटे, जो जामा मस्जिद में, तो वहां पर हम कराते हैं। बट क्योंकि मैं ऊपर खड़ी हो जाती हूँ तो लोग एकदम से आ नहीं पाते, बट क्योंकि वो सारे भरे हुए थे तो हम लोगों ने बीच में खोल दिया। ब्रेड पकौड़े उस दिन हम बनाकर लेकर गए थे, और वो लोगों ने जब घेर लिया मुझे तो मैं नीचे गिर गई, और लोगों ने वो नोचा नाची करके कपड़े वपड़े मेरे फट भी गए। और उस टाइम हम सारे ब्रेड पकौड़े लेकर वहां से निकल गए, जितने भी हमारे पास बचे थे। काफी मतलब तोड़ तोड़ के लोगों ने इतना उधर इधर फेंक दिया। वो एक ही मंजर था जो मेरे लिए जामा मस्जिद पे खराब रहा। बाकी उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत बेहतरीन। और ये वाला जो 2025 का, इस टाइम इतनी बड़ी टीम हमारे साथ थी तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने लाइन में लग कर लिया। बहुत फिर लास्ट में जब जो बुजुर्ग लोग थे जो आपके सर पे हाथ रखते हैं आके, तो ऐसा लगता है आपको सब कुछ मिल गया। तो ये रमजान मेरे लिए बहुत अच्छा। वो जो उन्होंने एक बात बोली, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मुसलमान ऐसे हैं? मैंने आपको बोला ना, दिमाग में क्या आया फिर वो लाइन सुन के? नहीं, देखिए, अगर मुसलमान ऐसे होते और मैं उस टाइम ही सोच लेती ना, तो शायद मैं उसी दिन बंद कर देती कि नहीं यार, ये तो मतलब ये तो मुसलमान तो होते ही खराब है। मतलब आप आज ये देखिए ना कि एक भी वीडियो वायरल करके लोग इतना जो ज्यादा नफरत फैला दी है, वो इसी चीज से तो फैला दी है कि एक मुसलमान कुछ खराब काम कर रहा है तो इस तरह से उसको फैला रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि नहीं सारे मुसलमान खराब होते हैं। वो सोच सोच पे डिपेंड करता है। मेरी सोच ऐसी नहीं थी, फैमिली की सोच ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने ये बोला कि चलो कोई बात नहीं, बताया भी उनको घर जाके ये बात, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अरे खराब मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे भी तो मिल रहे हैं ना। तो मेरी सोच अगर ऐसी होती या फैमिली की सोच ऐसी होती तो उसी टाइम हमने रोक दिया होता कि नहीं, आपसे तो हम नहीं करेंगे, तो सारे ही मुसलमान खराब होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो टीम मेरे साथ काम करती है, मेरे सारे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जितने भी हैं, मोस्टली वो मुस्लिम्स हैं। मोस्टली क्या, वो सारे ही मुस्लिम्स हैं और बहुत अच्छे हैं। एक होता है ना कि जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। हाँ, खराब लोग बहुत हैं, मैं मानती हूँ, पर अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा हैं। और आप, खराब की गिनती बहुत कम है, अच्छों की गिनती बहुत ज्यादा है। तो आप अच्छों के लिए मतलब खराब को इग्नोर आपको करना थोड़ा सा तो बनता है, आप उनको खराब को इग्नोर करिए। तो मैंने भी वही किया उस टाइम, और मैंने कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचा, हम काम करते रहे। और अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बुरा लगता है कि जिनके लिए आप काम करने जा रहे हो वो लोग ऐसी सोच रखते हैं, बट पिछड़ी भी सोच रखना कुछ लोग रखते हैं, वो हर धर्म में मिलेंगे आपको, और उनसे डिमोटिवेट होना कोई एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जामा मस्जिद पर नेहा जी लगभग सदियों से चला आ रहा है जो खिदमत खल्क का, मतलब जब से मस्जिद है, सदियां तो नहीं कहूँगा, शायद सालों से चला आ रहा है जब से मस्जिद है। लोग आते हैं अपने हिसाब से, जिसको जो देना है, जिसको जो खिलाना है। रमज़ान की बात कर रहा हूँ मैं, रमज़ान में चला आ रहा था, लेकिन डोनेशन और क्यूआर लगाना आपने शुरू किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपके क्यूआर देखा था। तो आपको क्या लगता है, मतलब बिना क्यूआर के काम नहीं किया जा सकता था? देखिए, बिना क्यूआर के काम नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था कि देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला, जब ये आप शुरू कर रहे थे बातचीत मुझसे, कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
और मेरे दोस्त भी ऐसा नहीं है कि बहुत खरबोपति करोड़ोपति लोग हो कि वो पैसा खर्च कर दे और उनको पता भी ना चले। और क्योंकि मैं जिस माहौल में पढ़ी, दोस्त भी मिडिल क्लास फैमिली से ही रहे। स्टार्टिंग तो हमने शुरू में खुद से ही करी, चाहे वो किसान आंदोलन में हो, काफ़ी सारी चीज़ें हो, हमने शुरू खुद से ही करी। बट जब समझ आ गया वहाँ पर कि हम लोग बड़े लेवल पर करेंगे, हमने छोटे लेवल पर काम नहीं किया। रोज़ाना एक जगह पर जाना और 400-500 लोगों के लिए खाना बनाकर लेकर जाना, हमने स्टार्टिंग करी 100 से, फिर वो चीज़ें बढ़ते-बढ़ते 300, 400, 500 तक पहुँची। तो वो चीज़ मैं अलग तो अकेले तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती और मैं जॉब नहीं करती हूँ और पेरेंट्स से भी एक हद तक ही पैसा आप माँग सकते हैं। पेरेंट्स आपका बैक सपोर्ट ज़रूर दे सकते हैं, बट हमारे पेरेंट्स के पास या तो वो बहुत करोड़पति हो, तब आप दे सकें। मैं दिल्ली 6 में रहती हूँ और वहाँ पर मेरे दोस्तों ने भी बहुत हेल्प करी, बट जब मुझे लगा कि लोगों से भी हेल्प लेनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो बाहर रहते हैं इंडिया से, वो हेल्प करना चाहते हैं। और अगर वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम उनको दिखाकर सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है कि आप उनकी हेल्प लें, बिल्कुल नहीं है। जैसे आप हेल्प कर रहे हैं वैसे, बट सारा काम मैं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अगर लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, क्यूआर मैंने जब डालना स्टार्ट किया, जब लोगों ने मुझसे बोला कि आप हमें अपना क्यूआर दीजिए और हम हेल्प करेंगे। आपने क्यूआर ज़रूर देखा होगा मेरा वहाँ पर, बट आपने ये भी देखा, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में अब नहीं है क्यूआर, वो कहाँ गया? नहीं, मैंने डाला ही नहीं। मैंने कुछ वीडियोस में क्यूआर देखा था, आखिर में होता था। जी। लेकिन वो वीडियोस मुझे अब नहीं मिले आपके प्रोफाइल पर। क्योंकि जिस वीडियो में क्यूआर होता है, जब हमें ज़रूरत लगी तो हमने डाली। जब हमें लगा कि हमारे पास है, इतना हो चुका है, लोगों ने इतनी हेल्प कर दी है, तो हमने नहीं डाला फिर। जितनी ज़रूरत थी, काफ़ी बार आप ये देखिएगा कि स्टोरीज़ पे मैंने डाला कि हमें इतने रुआवज़े की बॉटल की ज़रूरत है और इतनी हमें ज़रूरत है। पहले तो हमने सामान माँगना स्टार्ट किया कि हमें सामान चाहिए। बट जब लोगों का बोलना था कि नहीं आप मैम हम सामान नहीं पहुँचा सकते, आप हमें क्यूआर दे दीजिए, चाहे तो हम जो 250 की बॉटल है, हम 250 रुपए आपको सेंड करें, आप क्यूआर दे दीजिए, आप खुद दे दीजिएगा। एक विश्वास बन जाता है। तो लोगों ने फिर वो क्यूआर से मेरा हेल्प करना स्टार्ट किया। तो जब लगा कि हाँ, ज़रूरत है हमें, तो हमने डाला और जब लगा ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं डाला। तो इसी तरीके से, और मुझे मैं कोई छुपा के नहीं करती है काम। मैं उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन किया फिर देखिए, आपने? कोई छुपाकर नहीं है, क्योंकि जो भी काम है, जो भी अगर आप जितना भी काम है, अगर मान लीजिए जो हमारे पास डोनेशंस आई हैं और हम पूरा का पूरा डाटा रखते हैं उसका, और जो डोनेशंस आती है हमारे पास, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमारा राह एनजीओ का अकाउंट है और मेरा भी अकाउंट है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सामान पहुँचाना है, आपको नहीं पहुँचाने पैसे, आप सामान पहुँचाइए, हम तो पैसे माँग भी नहीं रहे और ना हमने माँगे। हम तो, हमारा पहला यही रहता है कि आप सामान पहुँचाइए, हम उसको बनाएँगे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट ऐसा हो गया कि हमारे पास डोनेशंस आ गई है, तो वो डोनेशन हमने, अभी जो पंजाब है, पंजाब में काम हुआ, हमने उसमें लगा दी। हमने अपने पास रखी, हम उसको अपने ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। हम उसको पंजाब में लगाएँगे, पंजाब में बहुत सारे काम हैं और जो मेरी खुद की चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया से, चाहे कोलैब्स हो, वहाँ से वो पूरी हो जाती है, तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं तो मैं पड़ती। वही जानना चाह रहा था, जो आप जॉब नहीं करते हैं, तो आपके जो ज़ाती खर्चे हैं, जो इंडिविजुअल इंसान दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, जी। वो सब आप कैसे मैनेज देखिए, करते हो? सोशल मीडिया पे 332 के मेरे फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ से आपको कोलैब्स मिलते हैं। जब आप इतना होता है, तो चाहे वो आपको चीज़ों के कोलैब्स आ गए, वहाँ से आपको पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं और आपको चीज़ें मिलने स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ से सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और फिर पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है। मेरे पेरेंट्स अगर जो चाहिए होता है, कभी ज़रूरत होती है, फिर मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी किसी भी चीज़ की, जैसे घूमने की वगैरह सब चीज़ों की होती है, तो वो बोलते हैं कि चलो चले जाओ, ठीक है। तो कोई ऐसा मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं हुई, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। तो वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चली। पर अगर मेरे पास चीज़ों की, मतलब मान लीजिए अगर रमज़ानों में हमने काम किया और वहाँ से हमारे पास डोनेशंस आई, तो पंजाब में अभी हमने बहुत टाइम तक काम किया क्योंकि बाढ़ आ रही है और अभी हमारा काम चल भी रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं हमने किया। उसके बाद शाहीन बाग के साइड में जयपुर करके एक एरिया है, वहाँ पर भी बहुत पानी भर गया था, वहाँ पर भी हमने लगातार, और ऐसा नहीं है कि हम सब छुपा कर रहे हैं, जो है वो सब लोगों को दिख रहा है। चाहे जयपुर में हो, कपड़ों का हो, या फिर उनके लिए जो किट्स होती हैं, बच्चों के लिए डायपर्स हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, सब कुछ लोगों के लिए, औरतों के लिए जितना भी हो सकता था हमने उनको प्रोवाइड करा है। और
अगर जो डोनेशंस हम कहीं नहीं लगा सकते, हमारे पास ज्यादा है, तो वो कहीं और हम काम करके लगा देते हैं। मान लीजिए कभी किसी ने कहा कि भाई डेटा चाहिए या आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास है। हमारे पास मेरा एनजीओ है, मेरे पास सारे पेपर्स हैं उसके, सब कुछ है, और कुछ भी छुपा हुआ देखिए देश में आजकल जो है वो चंदे का खेल बहुत चल रहा है जी। और ना जाने ऐसे कितने एनजीओ जो है वो बन गए हैं जी। और हर कोई पंजाब की तरफ, क्योंकि करंट में तो पंजाब का ही वो चल रहा है फ्लड वाला, हर कोई दिल्ली से भागा जा रहा है गाड़ी लेकर, जबकि वहाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खाना सड़ रहा है, हमें जरूरत भी नहीं है। और पंजाब के लोग अपने आप में हमेशा से इतने कैपेबल रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग भागे जा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या चंदा है या वाकई में खिदमत खल्क है? देखिए, लोगों की मेंटेलिटी पे ये डिपेंड करता है। बहुत अच्छे भी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सब चंदे के पीछे पागल हैं। हो सकता है कुछ लोग दिल से भी कर रहे हों, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हर तरफ, चाहे आप कम्युनिटी में देख लीजिए, चाहे आप स्कूल्स में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए। अगर कॉलेज में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 अलग होंगे, स्कूल में है तो 10 के 10 अलग होंगे। आपकी फैमिली ही देख लीजिए, अगर मेरी फैमिली में 5 लोग हैं तो हम पांचों की सोच समझ अलग है। हम पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे नहीं कहते। तो ये जो चीजें हैं, भले ही हो सकता है पंजाब में लोगों को शुरू में जरूरत पड़ी, लोगों ने किया भी, और काफी मेरे दोस्त जब गए, मैं खुद पंजाब नहीं गई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं पंजाब नहीं गई, बट जब मेरी टीम गई वहां पर, जब काम किया, तो उन्होंने ये लोग बोला कि यार जो हम सामान दे रहे हैं ना वहां पे, वो ऑलरेडी लोगों के पास है, और हम तो मतलब उनको जरूरत ही नहीं है सामान की, और वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं वहां पर, उनको आदत होती है कि यहाँ से भी ले लें, वहां से भी ले लें। अब काफी, आप पंजाब में ऐसे भी लोग देखिए जो आप 2 पानी की बॉटल्स पकड़ाएंगे ना, अगर उनको एक की जरूरत है तो वो एक ही रखेंगे, एक आपको वापस कर देंगे। वीडियो में काफी वायरल हुई वो। तो पंजाब के लोगों को जरूरत ही नहीं है, और वो चाहते ही नहीं है कि हम इकट्ठा करके रखें, बट काफी लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इकट्ठा कर लिया, अपने पास रख लिया। तो देखिए, हर चीज का फायदे और नुकसान होते हैं। तो काफी लोग हो सकता है चंदे के लिए गए हो, काफी लोगों को ये लगा हो कि हम पंजाब चले जाएंगे, या फिर मैं भी जाती वहां पर, इतना अपना आपको भिगा लेती पानी में, मैं बोलती कि हमें डोनेशन दे दो, मैं भी कर सकती थी। इमोशन से खेलते हैं। हाँ, इमोशन से खेलते भी हैं कुछ लोग। लगता अभी कि एक लड़की है पानी में उतर रही है, तो हम तो इसको डोनेशन देते हैं, और मिल भी जाती बहुत ज्यादा। पर हमने सोचा नहीं, कि नहीं, ये करना नहीं, कि जितना हो सकता था टीम का स्टार्टिंग में हमने काम करा वहां पर, अभी भी टीम है, जिन लोगों को जरूरत थी वहां पर काम किया, ठीक है, हुआ। बट जब लगा कि नहीं, हमें जाने की वहां जरूरत नहीं है, तो नहीं किया। जयपुर में जरूरत थी, बहुत से लोगों के घर भीग चुके थे, मदरसा है वहां पर, एक लोगों को वहां पर ठहराया गया। वहां पर जाकर देखा तो जरूरत लगी कि वहां पर लोगों को जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ एक चादर बिछाकर सोए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में हैं। तो तब लगा जरूरत है, तो वहां पर उनके लिए काम भी किया, और अभी भी कर भी रहे हैं, कैसा नहीं है, क्योंकि उनको मच्छरदानी की बड़ी जरूरत पड़ रही थी, पानी भरा हुआ था, बहुत सी मच्छरदानियां वहां पर बांटी कि चलो ठीक है। उनको सबसे ज्यादा उस टाइम मच्छरदानी की जरूरत थी कि हम ये ले लेंगे तो हम सो जाएंगे, बच्चे उनके पास थे, और डेंगू इस टाइम बहुत ज्यादा फैल जाता है, क्योंकि पानी ही पानी है। तो वहां पर काम किया। तो आप, अगर आप नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव को देखिए। हो सकता है कुछ लोग चंदे के लिए गए हो, बट बहुत से लोग ऐसे थे जो दिल से गए थे, जो अपने अपने मतलब कुछ करने के लिए गए थे वहां पर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या चंदे के लिए गए होंगे। हो सकता है कुछ लोग दिल से गए हो सकता है कुछ लोग चंदे के लिए भी गए हों। मैं फिर वही आना चाहूंगा कि 70% जो है वो वीडियो जामा मस्जिद के हैं, आप रहती भी वही हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी जामा मस्जिद लगती है, तो क्या ये तैयारी है चुनाव की? देखिए, क्योंकि आपका एक बड़ा वोटर जो है वो मुस्लिम है, और हम आपके पेज से लेकर आपकी बातों में मुसलमान ज्यादा सुन पाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लोगों का मिथ है। मैं नहीं, मिथ नहीं है, ये आपका पेज कह रहा है, मिथ नहीं है। ये लोगों दिस इज नॉट मिथ, ये आपका पेज बता रहा है कि 70% जो लोग हैं, 70% जो आपका कंटेंट है वो मुस्लिम्स को लेकर है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, रमजान जो होते हैं वो 30 दिन के होते हैं, और 30 दिन के वीडियोस में जब डालती हूँ तो वो वीडियोस बहुत ज्यादा दिखती हैं। स्टार्टिंग तो मैंने 13 पॉइंट रोस्टर से करी थी, क्योंकि मैं दलित हूँ और दलितों के लिए ही काम करना स्टार्ट किया था। जिन झुग्गियों में मैं काम करती हूँ वहां पर मोस्टली लोग नॉन मुस्लिम हैं, बहुत कम मुस्लिम रहते हैं वहां पर।
लेकिन वो इतना दिख नहीं पाता, पता नहीं क्यों वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाता। दूसरी जो चीजें, बात ये रही, आपका भी कहना सही है, बात ये रही कि जिन लोगों से मुझे सपोर्ट मिला वो मुस्लिम थे, जिन लोगों ने मेरी वीडियो वायरल कराई वो मुस्लिम थे। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक, हाँ ठीक है, मुस्लिम लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है ना, वो मुस्लिम्स के लिए ही बनाया जा रहा है। अगर आप सच के साथ खड़े होंगे ना, तो आपको जिस कम्युनिटी के साथ खराब हो रहा है तो उसका साथ देना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम्स के साथ ही नाम ले लेकर, मेंशन कर करके उनको, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है बहुत ज्यादा 2014 के बाद। तो वो जो एक लोगों के दिमाग में बन गया है ना कि नहीं, स्टार्टिंग मैंने दलित लोगों से करी, उसके बाद जो मैं जब बढ़ी वो किसान आंदोलन से बढ़ी, तीसरी चीज मेरी मुस्लिम्स रही। बट उसके बाद मुझे जो सपोर्ट मिला वो बहुत ज्यादा मिला मुस्लिम्स लोगों का। फिर रमजान में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद जो चीजें जो सपोर्ट में रही वो इस तरह से मिली, चाहे फिलिस्तीन का सपोर्ट करना हो गया और इन चीजों का सपोर्ट करना हो गया, वो इस तरह से रहा कि लोगों को मेरी वो चीजें अच्छी लगने लगी, और जो मेरे फॉलोअर्स बने वो मुस्लिम्स बने। तो वो चीजें वो लोगों का अंदर वो रहा कि नहीं, मेरी तो पूरी की पूरी जनता ऐसा नहीं है। बहुत मुस्लिम सपोर्ट है, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की बहुत ज्यादा। और मैं जब तक मेरे जान में जान है, जब तक जिन लोगों के साथ गलत होगा, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी लोग हो, जिनके साथ भी गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगी अपनी जरूर। बट मैं शुक्रगुजार रहूंगी मुस्लिम कम्युनिटी की कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, और आगे भी वो मेरा सपोर्ट करें, मैं यही चाहूंगी। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ हूँ, मैं जिनके साथ भी गलत होगा मैं उनके साथ हूँ, और मैं आगे भी साथ देती रहूंगी। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये चुनाव की तैयारी है। देखिए मैं क्योंकि आप राजनीति से, देखिए आपकी शुरुआत हो रही है, आप CYSS से जुड़ी रही हैं, आपको इंट्रोडक्शन जो करा रहे हैं वो CYSS के लोग हैं, तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और राजनीति नशा है, राजनीति जो एक बार इंसान का खून लग जाए मुंह को, वो छूटता नहीं है फिर। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग से ही जब मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया पॉलिटिकल साइंस से, और एग्जैक्टली मेरा पूछने का सवाल यही बनता है कि आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट भी रही। बात ये रही कि पॉलिटिकल साइंस में, और मेरा पहला सपना और आखिरी सपना ये है कि मैं पॉलिटिशियन, ये मैं खुलकर बोलना चाहती हूँ, और इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है। और पॉलिटिशियन बनना कोई गलत बात भी नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं, गलत बात और सही की है ही नहीं। हम जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए पिछले 11 सालों ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ, बहुत सारे लोग आए जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे भी हमने देखा, जो आज सांसद भी बन गए, है ना। उन्होंने मुसलमानों को सीढ़ी बनाया, मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद की, सिर्फ मुसलमानों को बताना, मुसलमान का पूरा गाना बजाकर और पूरा सीढ़ी बनाकर, फिर मुसलमानों का हाथ जो अक्सर देखने को मिलता है वो छोड़ देते हैं बाद में, फिर भूल जाते हैं। अपना जो उनका राजनीतिक जितना भी सब लाभ है वो पूरा करने के बाद जो फिर वो मुसलमान का नाम भूल जाते हैं। तो आज आप खिदमत खल कर रही हैं, जामा मस्जिद जा रही हैं, काफी ज्यादा आप दिख भी रही हैं, मुसलमान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उनके लिए कर रही हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी मेजोरिटी जो वोटर्स हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैं देख पाता हूँ वो मुस्लिम्स हैं, तो क्या इसलिए आपका फोकस मुसलमानों पर है ज्यादा? नहीं, मैंने तो आपको अभी बोला ना स्टार्टिंग में कि मुसलमानों पे तो कभी मेरा फोकस रहा नहीं। आप हाथरस गए थे, आपने हाथरस के लिए क्या किया था? आपको याद है हाथरस? आप एक बार ही मेरा सोशल मीडिया खंगाल के देखिएगा और उस पर हाथरस के बारे में देखिएगा मैंने क्या किया। फिर आप शायद ना कहें कि मेरा मुस्लिम का ज्यादा, मैं मुस्लिम को सीढ़ी बनाना चाहती हूँ। जंतर मंतर पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो 30 से 40 मिलियन चली थी मेरी वीडियो। उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, और वो मैं नाम भूल रही हूँ उनका, 2020 की बात है ये। मैं नाम भूल रही हूँ उनका। मैंने प्रोटेस्ट किया था और पूरे जंतर मंतर पे एक अकेली मैं लड़की थी जिसने हाथ में पोस्टर, जब पूरा का पूरा TV9 भारतवर्ष, रिपब्लिक भारत, मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, पूरा का पूरा वो होल्डिंग्स लेकर खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत एक हिंदू की ये वो बोलना स्टार्ट किया था। उसी जगह पे उन्हीं के बीच में एक लड़की बैठी थी जिसने रेप के लिए वहां पर जब
हाथरस का जब कांड हुआ उसका पोस्टर लेकर मैं बैठी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था पूरा हाथरस कांड के बारे में। और ब्लैक कलर का मैंने कुर्ता पजामा उस टाइम पहन रखा था, कुर्ता था और पजामा था, और उसको मैंने यहाँ से फाड़ रखा था। और मैंने एक रेप विक्टिम होकर वहां पर प्रोटेस्ट किया था। मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मैं एक पोस्टर लेकर वहां पर एक चार्ट पेपर पे लिखकर पहुंच गई थी और मैं बैठी हुई थी। और सोशल मीडिया ने सारा का सारा मुझे उस टाइम कवर किया था और वो वीडियो बहुत ज्यादा मेरी वायरल हुई। तो हाथरस की बात नहीं है, जितने भी दलित या फिर मुस्लिम या फिर रेप, देखिए रेप एक ऐसी चीज है जहां पर आप दलित और मुस्लिम और हिंदू कुछ नहीं कर सकते। रेप एक ऐसी चीज है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान वो है जो रेप को भी देखकर वो ये सोचे कि नहीं, अगर वो दलित है तो मैं उसके साथ, मतलब उसमें धर्म ढूंढे, हाँ, या फिर वो मुस्लिम है या फिर वो जात या धर्म उसके लिए ढूंढे। बुरी बात ये होती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और दलित देखकर बलात्कार जरूर होते हैं, मैं ये जरूर देखती हूँ, बट वो लोग सबसे ज्यादा घिनौने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जात या फिर धर्म देखकर उसका विरोध करें, वो गलत है। विरोध तो है, या मैं ये देखकर वहां पर नहीं गई थी कि भाई दलित बच्ची के साथ, बट दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद इतना बुरा हशर किया गया वहां पर। तो ये सब चीजें जब देखते हैं आपको दिखती हैं, तब इसके बाद मैं वहां पर जाकर अकेली बैठी वहां पर, और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। मेरा फेसबुक पे सबके सब पूरा मैं देख रही थी, ट्विटर पे उस टाइम मेरा बहुत बड़े बड़ी हस्तियों ने वहां पर उसको चलाया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने मुझे फॉलो किया, और अभिसार शर्मा हो गए और बहुत से बड़ी बड़ी एक ये टीवी एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां थी, और रवीश कुमार जी ने और प्रशांत भूषण जी ने मुझे बहुत वहां पर सपोर्ट भी किया, और मेरे को कॉल कर करके बहुत ज्यादा तारीफ करी मेरी कि एक लड़की, अकेली लड़की वहां पर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो पता ही ना आपको, कभी आपके मार दे, आपको पीटे, आपको पकड़ के। और क्योंकि उस टाइम तो ऐसा भी नहीं था कि मैं एक मुस्लिम के लिए बैठी थी वहां पर, एक मैं बच्ची के लिए बैठी थी, और वहां ये मैटर ही नहीं करता था कि वो बच्ची दलित है कि वो बच्ची मुसलमान है, वहां पर वो मैटर ही नहीं करता था। वहां पर ये था कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या हुई, और यहाँ पर हम बैठकर एक एक्टर की वहां पर इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि सुसाइड की है, या एक लड़की ने उनको मारा है, ये किया है, वो किया, ये सब चीजें जो इतनी ज्यादा वहां पर खराब हो गई, इसलिए मैं जाकर वहां पर बैठी थी। तो मेरा ऐसा शुरू से लेकर आज तक, और मैं आगे रहूंगी, मेरा कभी भी ये एक मोटिव नहीं रहेगा। बट हाँ, मैं फिर भी आपके यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। आपने भी कहा कि मैं बनना चाहती हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, एक तो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, तो या ये तैयारी लोग समझें कि आप मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जगह बना रही हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये समझे कि मैं पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी करूंगी या कर रही हूँ, या मैं शुरू से करती आई हूँ, बट इस चीज को रमजानों से बिल्कुल नहीं। रमजानों से इस चीजों को देखिए, मैंने आपको बोला कि वायरल होने के लिए मुझे रमजानों की जरूरत नहीं, और शायद मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा रमजान रील वायरल होने से हुए भी नहीं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चली, वो वीडियो मेरी बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे चली, अच्छी बात है, वो चली, बहुत ज्यादा वायरल हुई, पर ऐसा नहीं है कि मेरे एक ही दिन में 100 के फॉलोअर्स बढ़ गए। आप ये देखिएगा, कोई लड़की ना सिर्फ वीडियो डालती है अपनी, उसके 100 के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं, मेरे तो फिर भी 332 के ही फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वीडियो की रील्स वायरल हो, मेरी जब तक मिलियंस में चली हुई है, मेरी रील्स ऑलमोस्ट मेरी रील मिलियन में चली हुई है जो रमजान की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों को अपनी सीढ़ी बनाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, माइनॉरिटी हो, या फिर वो सिख कम्युनिटी हो, जिसके साथ भी गलत हो, आपको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो मुसलमान हो, अगर हिंदू के साथ भी गलत हो रहा है तो भाई उसके लिए भी आवाज उठाओ। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान हो तो सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रहो, नहीं। आप अगर आपको दिख रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाओ। आप कब दिख रहा है, देखिए मैं कोई फिलिस्तीन में तो नहीं पैदा हुई, मैं एक इंडियन हूँ, और वहां के लोगों से मैं ना शायद मिली, मैं आज तक किसी फिलिस्तीन के बंदे से मिली भी नहीं हूँ, बट मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, बट मुझे मीडिया के थ्रू दिख रहा है कि उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है।
तो देखिए वहां पर जब आप देखते हैं ना कि आप किसी का सपोर्ट करते हैं, आप ये देखिएगा कि मैंने एक ड्रेस पहनकर, वो बहुत वीडियो बहुत वायरल देखा हुई थी, मैंने। हाँ फिलिप सिंह की एक ड्रेस मैंने बनवाई थी, वो मैंने उसको पूरा डिजाइन करके बनवाया, और उसके बाद जब मैंने वो पहनकर पूरा शूट कराया अपना और मैंने डाली उसको फिलिप सिंह का वीडियो लगा के, तो बहुत लोगों ने गालियां बकी कि यार ये क्या है, बहुत मतलब जो अंधभक्त टाइप के लोग थे कि मतलब वहां पर ही जाकर बस जा, ये कर ले वो कर ले। देखिए आपको सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है, आप उसका भले ही आप, मैं फिलिस्तीन जाकर उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, बट मैं जितना कर सकती हूँ एटलीस्ट उतना तो करूँ। तो ये नहीं है कि आपको जिसका सपोर्ट चाहिए होता है, वैसा नहीं है मैं फिलिस्तीन के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ तो उन लोगों को, वो लोग मुझे आकर वोट देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। बट उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो आप गलत के खिलाफ खड़े हो। तो वही मेरा शुरू से रहा, चाहे वो किसान आंदोलन में रहा, 13 पॉइंट रोस्टर में रहा, शाहीन बाग में, ओखला में, या फिर अभी रमजान में, जितना भी मेरे लिए मैं काम जो है वो मेरे लिए दिल से रहा। बट हाँ, मैं फिर भी ये कहूंगी कि पॉलिटिक्स में जाना मेरा शुरू से सपना रहा, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि गंदे लोग तो भरे पड़े हैं, ठीक है, और अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स में आके बहुत गंदे हो जाते हैं। मैं वही कहने वाला था, कई बार होता है कि अच्छे लोग भी, कई बार नहीं, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। राहुल गांधी को मैं बोलना चाहूंगी, मतलब वो शायद एक ऐसे नेता हैं जो, जिनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ, जिनके जैसा मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं तो मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ, मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ। वो एक ऐसे इंसान है, वो बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के मतलब घर देख के वो कोई अमीर है, गरीब है, या फिर वो मर्द है या औरत है, सब कुछ भूलकर वो लोगों के लिए जो कर रहे हैं, जो उन्होंने रैली करना स्टार्ट करा, जो उन्होंने मैंने खुद भारत जोड़ो यात्रा कवर की है पूरी। हाँ, मैं भारत जोड़ो कन्याकुमारी यात्रा से में बहुत गई हूँ, श्रीनगर। बहुत बार गई हूँ मैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो जो एक आप उस इंसान को देखेंगे ना सामने से, तो आपने तो काफी देखा होगा, 1 to 1 बात हुई हमारी। हाँ, तो उनके अंदर से एक ऐसी, वो इतनी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ना आपको, इतनी पॉजिटिव, आपको बंदा लगेगा ही नहीं कि वो नेगेटिव, जरा भी नेगेटिविटी है उनमें, इतना पॉजिटिव। तो ऐसे भी लोग हैं पॉलिटिक्स में, उनकी बहन भी है प्रियंका गांधी, और काफी लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं। तो फिर आप मतलब यहाँ पर आप अगर आप चीजें देखें तो पॉलिटिक्स में जाना कोई गलत बात नहीं है। और नहीं, हम कह ही नहीं रहे गलत और सही। हाँ, और नहीं, मैं खुद कह रही हूँ, मैं ऐसा कह ही नहीं रही कि आप गलत कह रहे हैं, मैं खुद कह रही हूँ ऐसे, क्योंकि लोगों के अंदर जो मिथ बना हुआ है ना कि पॉलिटिक्स में तो खराब लोग जाते हैं, पॉलिटिक्स में तो पैसे, देखिए पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप पैसे कमाकर उसको अच्छी चीजों में लगाए, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो आप पैसे तो सब कमाते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उससे भी आप पैसे कमा रहे हैं, और अपने लिए सब कमाते हैं पैसे, बट आप पैसे कमाएं और आप जो जनता का पैसा है, जो टैक्सेस हैं, आप उनको जनता पे लगाएं, वो सबसे बड़ी बात है। आपको जितना पैसा मिल रहा है पॉलिटिक्स से, आपको एक जॉब है पॉलिटिक्स, हाँ सबकी जॉब होती है, किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना होता है, किसी को आईएएस बनना होता है, किसी को टीचर बनना होता है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, ये एक जॉब है। आप जो अभी जो मैं जनता के लिए कर रही हूँ, जितना भी मैं कर रही हूँ, जितना भी मैं लोगों के लिए कर रही हूँ, अगर मैं उसको सरकार में रहकर करूँ तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जो आज मैं 4-5 हजार लोगों के लिए कर पाऊंगी, वो 4-5 करोड़ लोगों के लिए करूंगी, तो वो बहुत चीजें अलग हो जाएंगी। तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, खासकर मैं आपके माध्यम से बोलूंगी कि मैं खासकर मैं कांग्रेस में जाकर, कांग्रेस पार्टी में जाकर इलेक्शन में चाहती हूँ कि मैं फाइट करूँ वहां से, और मुझे वहां से सपोर्ट मिले, वहां से मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, कांग्रेस के बहुत से बड़े नेताओं ने मेरी वीडियो शेयर करी अपनी पेज पे, बहुत उन्होंने सपोर्ट भी किया है। अभी ही कुछ टाइम पहले आपने मेरे शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, संदीप दीक्षित जी के साथ मेरी मीटिंग भी हुई, और वो बहुत, उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। तो मेरे को ऐसा नहीं, मैं फिर भी खुल कर मैं बोलना चाहूंगी, उसमें कोई छुपकर बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मैं पैराशूट कैंडिडेट बनकर कहीं से भी पहुंच जाऊं कि नहीं यार मेरा तो यहाँ से नहीं हो रहा तो मैं तो आम आदमी पार्टी से ले लेती हूँ, यहाँ से नहीं हो रहा तो लास्ट टाइम तो मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है और बीजेपी मेरा पैसे देकर मुंह बंद करा दे और मैं बीजेपी में नहीं, मरते मर जाऊंगी बट बीजेपी में कभी शामिल नहीं होंगी। तो यही वाली बात है कि आप अगर पैसे की जरूरत होती या फिर पॉलिटिक्स में पैसों के लिए आना होता सिर्फ, तो वो तो बहुत आराम से कहीं से भी मिल जाते। और अगर आप अभी आप ये देखिए, मुसलमानों को 2 गाली बको और बीजेपी में शामिल हो जाओ, जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा आपके आगे फेंक देंगे। तो ये सबसे आसान चीज है बीजेपी में। दोनों चीजें,
मुसलमानों को गाली बको, बीजेपी में शामिल हो जाओ, मुसलमानों को सपोर्ट करो और राजनीति में शामिल हो जाओ, ये भी चलता है। बिल्कुल चलता है। देखिए अगर, क्योंकि देखिए हक की आवाज हर कोई उठाना चाहता है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, क्योंकि हमने ऐसा होता हुआ देखा है अक्सर, फायदा उठा के छोड़ दिया जाता है, यूज करके धक्का दे दिया जाता है कम्युनिटी के लिए। क्योंकि जब आपकी हमें जरूरत है, मान लीजिए आप कल को अपने इलाके से ही एमएलए बन जाती हैं, सांसद बन जाती हैं, अब हमें या उन लोगों ने जो आप पर प्यार लुटाया, जिनको आपको इतने ऊपर तक पहुंचाया, ओहदा दिया, अब आप भूल गए। सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल जो है ना, इसके लिए आम आदमी पार्टी है। मैं बोलना चाहूंगी, मैंने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया है मैंने। शुरुआत वहीं से हुई आपकी? सीवर से, हाँ, मैंने शुरुआत वहां से की। मैंने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया। अरविंद केजरीवाल जी के जब चुनाव थे, और फिर उसके बाद जब एमपी के चुनाव हुए लोकसभा के, मैंने बहुत दिल जान से वहां पर काम किया। और मुझे कोई वो भी नहीं है कि मुझे उनसे कुछ मिला नहीं, क्योंकि मुझे मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। बट आपने अभी कहा कि उनको बहुत मतलब उनका सपोर्ट लेकर उनको छोड़ देना, जो सबसे बड़ा काम किया मुझे लगता है केजरीवाल जी ने किया। और इसी चक्कर में अभी वहां पर जब कोरोना का वहां पर मुद्दा हुआ, और उन्होंने जब ये जो जमात थी उसके लिए जो जिस तरह से बोला, वो बहुत नेगेटिव रहा। फिर उसके बाद जो उन्होंने शाहीन बाग के लिए बात कर ले, जो हम एनआरसी के मुद्दा हुआ उस पर अपनी आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों का चुप्पी साधी रहे, ताकि उनको लगा कि मेरे को दूसरी तरफ से मेरे वोट ना कट जाए। इसी के वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए ही आम आदमी पार्टी बर्बाद हुई, खराब हुई। कांग्रेस ने शुरू से सबको साथ लेकर चला, आज भी साथ लेकर चल रही है। वो भले ही गिरे बीच में, पर दोबारा से उठने स्टार्ट हुए। तो अगर आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही आपके ऊपर नीचे आप बीच में आती रहे, पर एक टाइम आप आएगा कि आप दोबारा से खड़े होंगे, दोबारा से आप सत्ता में आएंगे और दोबारा से अच्छे काम करेंगे। तो इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल होकर पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? टिकट जिसकी मिल जाए। कौन से साल में हम देखेंगे आपको चुनाव प्रचार करते हुए? देखिए अब साल 2 साल में काउंसलर इलेक्शन की इलेक्शन है। मैं चाहूंगी कि मैं काउंसलर की इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि देखिए अच्छे काम तो कहीं से भी स्टार्ट हो, और कौन नहीं चाहता। मैं तो ये भी चाहूंगी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं इस देश। तो लोकसभा के इलेक्शन में लड़ लूं, एमपी के इलेक्शन में लड़ लूं, या सांसद में बन जाऊं, एमएलए लड़ लूं, सबका होता है। बट हाँ, लेकिन एक शुरुआत आप चाहती हैं? शुरुआत अगर मैं बात करूं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो अगर मुझे कांग्रेस की तरफ से काउंसलर की टिकट मिलती है और मेरे को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, तो मैं अपनी जी जान लगा के इलेक्शन लड़ूंगी। और मैं चाहूंगी जो मैं आज कुछ लोगों के लिए काम कर पा रही हूँ, मैं बहुत से लोगों के लिए कर पाऊँ। तो आपको लगता है जो लोग आज आपको, चाहे रमजान हो या और नवरात्रि हो या और भी जो जितने आप झुग्गियों में काम कर रहे हैं, चलिए मैं नहीं लेता हूँ रमजान को सेंट्रिक, तो लगता है आपको वो लोग सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में? क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए वो तो मैं नहीं, कई बार होता है लोग खा पी के चले जाते हैं, हाँ, और फिर याद भी नहीं रखते। बिल्कुल वो तो मैं नहीं जानती, और ये मैं बात कह भी नहीं सकती, क्योंकि हर बंदा जो इलेक्शन लड़ता है वो यही सोच रहा होता है कि सबका वोट मेरा ही है। वो इसीलिए इलेक्शन लड़ता है। कौन हारने के लिए लड़ता है? सब जीतने के लिए लड़ते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि हाँ, जो लोग मुझे, मुस्लिम कम्युनिटी जो मेरे को सपोर्ट कर रही है, वो जो वोट में तब्दील होकर मैं इतनी बड़ी बहुमत से जीतूं या जीत जाऊंगी, ऐसा नहीं कह सकती। वो तो घमंड हो जाएगा। बट कोशिश कर सकते हैं। आप उनसे अपील कर सकते हैं, आप उनसे उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो। क्योंकि जिस जगह में रहती हूँ वहां पर बहुत बड़ी संख्या जो है वो दलितों की भी है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, जो भी सच के साथ है, चाहे वो ब्राह्मण भी हो, चाहे वो राजपूत ठाकुर भी हो, उनकी भी मैं बात कर रही हूँ। सच के साथ खड़े होकर जो लोग भी अगर एक अच्छे कैंडिडेट को देखे और उनमें मुझ में उनको लगे कि हाँ काबिलियत है, तो वो मुझे उस काबिल समझते हैं, तो वो मुझे वोट दे और जिताएं, तो ताकि मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँ। तो मेरा तो यही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं घमंड में आके बोल दूं कि नहीं, मुझे तो लगता है मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया की जिंदगी और जमीनी जिंदगी में बहुत फर्क है। सोशल मीडिया पे लोग उन लड़कियों को भी मिलियन में फॉलो करते हैं, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर या फिर
किसी भी तरीके के। मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, आप ये मत समझिएगा। नहीं, शायद गलत आपने इसलिए किया क्योंकि आपकी फोटोज काफी हैं ऐसे नहीं सोशल मीडिया में। हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं उनको भी गलत कह रही हूँ। देखिए, छोटे कपड़े पहनना और वल्गैरिटी में फर्क होता है। मैं वल्गैरिटी में ज्यादा विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मेरा एक पेज है फिटनेस का। मैं फिटनेस पे बहुत ज्यादा मेरा एक रहता है कि मैं फिटनेस पे अपना बहुत ध्यान रखती हूँ। तो वहां पर मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, बट वल्गैरिटी में, और मैं फिर भी कहूंगी वल्गैरिटी में और छोटे कपड़े पहनने में वो क्या होता है फर्क, थोड़ा समझा दीजिए हमारे लोग समझ जाए। देखिए, छोटे कपड़े पहनकर अपना शरीर लोगों को दिखाना और उसी के मतलब उसी के थ्रू आप फॉलोअर्स गेन करना, वो वल्गैरिटी है। बट अपने लिए एक अच्छे कपड़े पहनना, ड्रेस पहनना, या फिर एक लोअर या फिर क्रॉप टॉप्स पहनकर जिम करना, वो गलत नहीं है। बहुत सी लड़कियां करती हैं, बहुत सी लड़कियां उससे बहुत अच्छे पैसे भी कमा रही है, बहुत अच्छा भी कर रही है। मैं चाहती थी फिटनेस में मैं करूं। मैंने मिस दिल्ली भी जीता IBBF से, और फिर उसके बाद मेरा फिटनेस में रहा, बट वो चीजें पॉलिटिक्स में बदल गई, तो वो चीजें मेरा फिटनेस वाला काम मैंने वही कहा कि राजनीति मैं फिर से कोशिश करूंगी कि मैं उस लाइन में जाऊं और अपना उसमें भी रखूं। मैं फिर से कोशिश करूंगी, क्योंकि उसमें भी मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा, उसमें भी वीडियो मेरी बहुत वायरल रही। बट फिर वो पॉलिटिक्स में जब आप चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें कम हो जाती हैं। बट ऐसा है कि मुझे ये पता है कि किस तरीके से किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरीके से किसी धर्म का मान सम्मान करना है। तो मैं उनको गलत वो नहीं करती। मुझे पता है कि मुझे गोवा जाना है तो मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, तो मैं उसी तरीके से पहनती हूँ। और मेरा मतलब एक होता है ना कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग कपड़े पहनूं, मैं अलग अलग, आप शायद रमजान में भी देखेंगे मैं एक सूट को कभी दोबारा रिपीट भी नहीं करती। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता है अच्छे कपड़े पहनने का, वेल ड्रेस रहने का, अच्छे से मतलब अपने आप को तैयार रखने का। चाहे मैं झुग्गियों में काम करना चले जाऊं, चाहे मैं मस्जिद में काम करने जाऊं, चाहे मैं घूमने जाऊं, मेरे को एक अच्छे से वो रहता है। तो मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि फॉलोअर्स तो वो लड़कियां भी गेन करती हैं और उनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, 11-11, 12-12 मिलियन। बट लोग उनको शायद अगर आप जमीनी स्तर पे देखें तो कुछ अच्छा नहीं बोलते उनके बारे में, अच्छी बातें नहीं करते। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया पे मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं और या फिर तो वो लोग वोट में तब्दील होकर मेरे को वोट देंगे। बट हाँ, शुक्र है मेरे पेरेंट्स का मैं थैंक यू करना चाहूंगी, मेरे दोस्तों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, सोशल मीडिया जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो लोगों ने मतलब बहुत शुक्र है कि जो मेरी छवि बनी, मेरे को आज तक किसी ने कभी कुछ किसी तरीके से भी कोई गलत नहीं कहा। लोगों ने कोई मेरे को ऐसे नहीं कहा कि गंदी नजर से, मतलब उस तरह से मेरे को डिस्क्राइब नहीं किया। जिन्होंने भी देखा हमेशा अच्छी नजरों से देखा, अच्छे कामों से देखा। उस तरह के फैशन सेंस के बावजूद भी मेरे को कभी भी किसी ने गलत कमेंट्स नहीं किए, और जिस तरह के मैं लड़कियों के ऊपर देखती हूँ कभी भी मुझे कुछ इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा। तो उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे एक अच्छी नज़र से देखते हैं और गंदी नज़र से नहीं देखते, वल्गैरिटी से नहीं देखते और उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से शायद और लड़कियों को वो डिस्क्राइब करते हैं, वो उस तरह से कमेंट करते हैं। मुझे उस तरह से कभी नहीं देखा। तो बट मैं फिर भी यही कहूंगी कि देखिए, जो लोग भी सोशल मीडिया पे मेरा सपोर्ट करते हैं या फिर और भी जो पॉलिटिशियंस हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों का सपोर्ट करते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकती, मैं फिर भी ये कहूंगी कि लोग अगर अच्छे कामों को देख रहे हैं तो उससे सपोर्ट करके जमीनी स्तर पे वो वोट देते भी हैं, उससे अच्छे नेता बाहर निकल के भी आते हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि जब भी मैं इलेक्शन फाइट करूँ, जब भी मैं, चाहे वो काउंसलर का हो, MP का हो, MLA का हो, किसी का भी हो, जब भी मैं इलेक्शन फाइट करूं तो लोग मेरी शक्ल सूरत या फिर मेरी पर्सनालिटी या फिर मेरी कपड़े ना देखते हुए मेरे अच्छे काम देखें और उसके बाद मुझे वोट करें। आपका जो आप कह रही हैं कि मेरी आदत है या मेरे शौक है अच्छे कपड़े पहनना, ये मैं जहाँ जा रही हूँ उस रंग में या वहाँ के कल्चर में ढलना, तो ये भी तो एक पॉलिटिक्स की तरफ है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मोदी जी अगर कहीं पे भी जा रहे हैं उसी हिसाब का अटायर है। पंजाब चले गए तो पगड़ी पहन ली,
और आसाम चले गए तो गमछा डाल लिया, मतलब देखिए अलग अलग तरीके से। तो सेम जो प्रोसीजर है वो आप भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रही हैं। देखिए पॉलिटिक्स और इज्जत में फर्क होता है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, और मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कहीं ये प्लीज पॉलिटिक्स की तरफ तो नहीं है? प्लीज 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 मुझे मोदी जी से कंपेयर ना करें। मैं इतना बेइज्जत नहीं हो सकती। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा नहीं है कि मैं इज्जत करती हूँ मैं उस चीज की। मैं अगर गुरुद्वारे में जा रही हूँ तो मुझे पता है कि वहां पर उनके धर्म की इज्जत कैसे करनी है। और मैं मस्जिद में जा रही हूँ या फिर मैं मंदिर में जा रही हूँ या फिर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, मुझे पता है इज्जत कैसे करनी है। बट अगर मैं घूमने जा रही हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरा फ्री टाइम है, वो मेरा खुद का टाइम है। वहां मैं जो चाहूँ वो मैं पहन सकती हूँ, वहां मैं जो चाहूँ वैसे घूम सकती हूँ। तो मैं वहां पर उसी तरीके से घूमती हूँ। मेरे को घूमने का बड़ा शौक है। मेरे को इधर भी जाना उधर भी जाना, मैं बहुत घूमती हूँ। हर महीने मेरा एक ऐसा हो जाता है कि मैं इधर भी ट्रिप कर रही हूँ उधर भी ट्रिप कर रही हूँ। तो बट ये है कि मुझे पता है कि अब मैं गोवा घूमने जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़े टाइम पहले गई थी। मैं वहां पर बीच पर सूट पहन के तो वहां पर नहीं होगा, तो मैं सूट पहनकर वहां पर सर पे दुपट्टा ओढ़कर वो करूँ। ठीक है, अपना अपना है आप। बट ये भी नहीं है कि मैं वहां पर बिकनी शूट करा लूं। बट मुझे पता है कि मेरे को अपनी उसमें कैसे रहना है, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितना अलाउ कर रखा है। लिमिट्स आपको लिमिट्स मुझे पता है मेरी, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितना अलाउ कर रखा है और कितना मैं सोशल मीडिया पे डाल सकती हूँ, और मैं वही करती हूँ। तो मुझे अपने पेरेंट्स की इज्जत और दूसरे के धर्म की इज्जत का बड़ा एक ख्याल रहता है, और मैं उसको देखकर ही सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है। और पॉलिटिशियन बनने के बाद अगर मैं ऐसा करूँ तो वो चीजें अलग है कि हाँ, अगर मैं कहीं सिख लोगों के यहाँ जा रही हूँ तो मैं जैसे आपने बताया कि मैं उनके रंग में ढलकर चली जाऊं, या फिर, और अगर आप अच्छे के लिए वो कर भी रहे हैं तो वो अच्छा है, बट आप वो दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे वापस चलते हैं। आपके लगभग रील्स पे कमेंट ऑफ है या लिमिटेड है? हाँ। क्यों लिमिटेड नहीं है, अब तो मैंने खोल दिया। नहीं, बहुत सारे रील्स पे मैंने चेक किया रिसेंटली, कल ही चेक किया, वो लिमिटेड है बहुत सारी रील्स पे कमेंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बेफालतू के लोग मुझे, वो वही है आम जो मोस्टली रील्स है वो जामा मस्जिद वाली रील्स है। हाँ, मैं नहीं चाहती कि बेवकूफ लोग मेरी रील्स पर आके कमेंट्स करें और मुझे कुछ गलत बोले। देखिए, कुछ गलत देखूंगी फिर दिमाग में कुछ आएगा, फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगी थोड़ा सा, फिर काम करने का मन नहीं करेगा। मैं वो चाहती हूँ, तो इसलिए मैं उनको लिमिटेड कर देती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स ही मुझे कमेंट्स करेंगे, और जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ वही लोग करेंगे, उसके अलावा मुझे कोई करेगा ही नहीं। तो वही सही रहता है, और जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं मुझे तो उन्हीं की बातें नहीं, जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ था ऐसा? जरूरत तो मेरे को वैसे रमजान वाली वीडियो में तो मैं नहीं कहूंगी कि रमजान वाली वीडियो में मुझे ऐसा जरूरत पड़ी खास, क्योंकि मैंने लिमिटेड किया वो तो सब पे लिमिटेड हो गया, सारी वीडियोस पे हो गया। बट ये मुझे शायद फिलिस्तीन की वीडियो थी, या शायद उससे भी एक पहले की वीडियो थी। उस वीडियो पे बहुत ज्यादा गाली गलौज हुआ, बहुत ज्यादा गंद बोला गया। नहीं, शायद अनवक्तों पे मैंने कोई वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिमिटेड ही कर दिया। मैंने कहा ये आएंगे और फिर वो रिपोर्ट करने लग जाते हैं मेरी वीडियोस पे, बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि कमेंट में ना मेंशन कर देते हैं लोग, टैग कर देते हैं एक दूसरे को, मेंशन कर देते हैं। फिर वो इस तरह के लोगों के पास चली जाती है, वो उसको देखते हैं, फिर वो एक के बाद रिपोर्ट करते रहते हैं। उसके बाद मेरी आईडी बैन हो गई वहां पर। 3 महीने के लिए मेरी आईडी बैन रही, सोशल मीडिया ये इंस्टाग्राम, हाँ, वो बैन रही। तो उसके वजह से मेरे को इतना ज्यादा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं बहुत रोई उस टाइम कि मैंने इतनी मुश्किल से फॉलोअर्स गेन किए अपने, इतनी मेहनत करी, फिर उसके बाद 2 मिनट में, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ बोल दिया, 2 मिनट में चुटकी बजाते मेरा सब कुछ खत्म, और कोई उम्मीद भी नहीं थी मेरी आने की। वो तो खैर मैंने बहुत अपील करी, बहुत मेल्स किए, तब जाके मेरी आईडी मुझे वापस मिल गई। बट उम्मीद तो कोई थी नहीं, तो इसीलिए फिर मैं उन लोगों को, इसलिए वो कमेंट्स लिमिटेड है। एक आखिरी सवाल है कि अगर आप मान लीजिए पॉलिटिशियन कल को बन जाती हैं, और जैसा आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, आप कह रही हैं, क्या आप बदलना क्या चाहती हैं? क्या कमी क्या लगती है अपने इलाके में? खासकर सिर्फ इलाके की बात करूं, देश अभी रहने देते हैं, देश पे फिर कभी पॉडकास्ट कर लेंगे। अगर आप सिर्फ अपना इलाका बदलना चाहें तो आपको इलाके में कमी क्या लगती है? देखिए, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में जाम बहुत रहता है, तो मुझे सब बोलना चाहिए या नहीं, शायद बुरा लग जाएगा लोगों को। मैं अगर बन जाऊं पॉलिटिशियन, अगर मैं ये शुरू से कहती हूँ अपनी फैमिली को भी कि अगर मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं तो मैं दिल्ली 6 में जो ये विक्रम्स और ई रिक्शे चलते हैं, मैं इनको खत्म करा दूंगी।
लोग बहुत परेशान हैं उससे। क्यों परेशान है मैं आपको बताती हूँ। मैं एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी और वो उसी एरिया में रहती थी। उसके पापा को हार्ट अटैक आया और वो डॉक्टर के पास ले जा ही रहे थे, जाम में फँस गए और जब तक वो उनको ले जा पाए वहाँ तक उनकी डेथ। तो ये जो जाम का वहाँ पर ऐसा मसला है ना वहाँ पे कि आप अगर उतरो वहाँ पे से घर से नीचे उतरो, तो मेरे घर से मतलब आप ये बताओ कि 500 मीटर की दूरी बता रही हूँ मैं, शायद 500 मीटर की दूरी पे जाने में मेरा आपको 1 घंटा लगेगा पूरा। सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी वज़ह से? ये ई-रिक्शा और ये विक्रम्स जो चलते हैं। ये आकर अंदर पूरा का पूरा घेर लेंगे और दुकानदारों ने अपनी दुकानें इतनी बड़ी-बड़ी आगे बढ़ा रखी हैं। उसके बाद इतना ट्रैफ़िक जाम रहता है, उसकी वज़ह से गड्ढे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और सड़कें बहुत ख़राब हैं। तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों को ठीक करना चाहूँगी। आप कह रही हैं ई-रिक्शा और विक्रम से प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं गरीबी बढ़ी तो ये लोग भी बढ़ गए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मेरे नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े-बड़े कारखाने चला करते हैं, लेकिन फिर वो ई-रिक्शा ही चला रहे हैं। तो क्यों ना उनको रोज़गार दिया जाए तो खत्म हो? वही तो रोज़गार दे कौन? अब रोज़गार देने वाले ही रोज़गार छीनने वाले जब बन जाएँ, तो रोज़गार देगा कौन? सरकारें ही ऐसी हैं, तभी तो हम खिलाफ बोलते हैं सरकारों के, तभी तो हम इनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि गरीबी बढ़ रही है ना उससे। और हम जैसे लोगों को जो मास्टर्स किए बैठे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। हम कितने भी मतलब अच्छे खासे मैं अपने फर्स्ट डिवीज़न से मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया दोनों बार, उसके बावजूद भी मेरे पास जॉब नहीं है। आप ये देखिए, कितने बुरे हालात हैं। एमबीबीएस किए हुए लोग 4th क्लास की नौकरियाँ भर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप देख रहे हैं, जनता के पास इतने बुरे हालात हो चुके हैं, लोगों के पास पैसा जो है वो खत्म होते जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, मिडल क्लास बेचारा गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, सारा का सारा उनके पास ही भर रहा है पैसा। तो उनके नीतियों के खिलाफ तो हम बोलेंगे बस। इसीलिए अ, माँग तो यही रहती है कि भाई जो गरीब जनता है, कृपया करके उनके बारे में कुछ सोचो, लोगों को रोज़गार दे दो। रोज़गार के ऊपर कई बार हमने बोला जनता से और सरकारों से कई बार अपील करी, वीडियोज़ बनाई, पर अब वो जब नहीं दे सकते तो सरकारों के खिलाफ बोल ही सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ई-रिक्शे वाले लोगों को खत्म कर नहीं, उनको कुछ और रोज़गार दीजिए। और सिर्फ़ उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ई-रिक्शा चले बाहर जाकर चल सकते हैं तो वो अच्छी बात है। बट उस एरिया में जहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है जाम की, जाम खत्म करने की वज़ह से, तो एटलीस्ट वहाँ से ये चीज़ें हटनी चाहिए और सरकार को और या फिर वहाँ पर जो भी पुलिस है वहाँ पर जो अ, और काफ़ी ये भी चीज़ है कि जो दुकानदार है, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ कमर्शियल एरिया है। दुकानदार जो है क्योंकि वो पैसे वाले हैं, अपनी कारें बाहर खड़ी कर देते हैं। पूरी अपनी दुकानदार जो कार्स लगाते हैं, तो आधा रोड तो वो ही घेर लेते हैं। और बचा-कुचा जो रोड है वो ये जो ई-रिक्शा, रिक्शा जो है ये घेर कर चलते हैं। तो जो आम लोग हैं, जो रहते हैं वहाँ पर रिहाइश वाले लोग हैं, उनके लिए हो ही नहीं पाता आना-जाना। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें सरकार को वहाँ का जो कानून व्यवस्था इस तरह से ठीक करनी चाहिए। पुलिस जो है वहाँ की, उनको देखना चाहिए ताकि वो सब चीज़ें ठीक हो सकें। आप मुस्लिम मेजॉरिटी में रहती हैं। आपने क्या सीखा क्योंकि आप मेजॉरिटी में रह रही हैं? आप कह रही हैं आपके सारे मोस्टली जो फ्रेंड्स हैं, वो मुस्लिम हैं, तो आप क्या इस्लाम को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए अगर इस्लाम की बात की जाए तो मैंने बोला कि अगर कुछ लोग खराब हो सकते हैं, तो वो मुसलमान खराब हो सकते हैं, बट आप रिलीजन को खराब नहीं बता सकते। इस्लाम में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हैं। कुछ एक चीज़ें आपने दोस्तों से सारी सीखी हो या कुछ? अ, देखिए मुझे जो मतलब पसंद क्या है आपको? सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस्लाम की ये लगती है, अगर मैं अपने उससे बोला चाहूँ कि सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मुझे जो वो एक गॉड को मानते हैं, सब एक ही को मानते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि सब आप इबादत कहते हैं या फिर आप उसका नमाज़ पढ़ना कह लें, जो भी आप कह लें। बहुत ज़्यादा तो मैं जानती नहीं हूँ इस्लाम के बारे में, बट जितना मेरे दोस्तों से मैं जानती हूँ, वो ये चीज़ें अच्छी लगती है कि वो अपने रिलीजन को लेकर बहुत पक्के होते हैं। बहुत मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बट अगर उसका जो लोग गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करें गलत तरीके से उसको मानें और उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाएँ, वो भी मुझे बहुत गलत लगता है। बट अगर जो चीज़ें इस्लाम में अच्छी लिखी हुई हैं, जो चीज़ें बहुत अच्छी है कि आप कुरान में कि आप नफ़रत ना करें किसी से या फिर
सारे मजहब की आप वो करें, मतलब सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें और किसी से नफरत ना करें। जो चीज़ें अच्छी हैं वो तो अच्छी हैं ही, बहुत अच्छी लिखी हैं। फिर उसके बाद जो आप लोग जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उससे एक रूटीन जो है आपका एक सेट होता है कि आप सुबह उठ रहे हैं, फिर उसके बाद आप शाम की नमाज पढ़ रहे हैं। एक तरीके से योगा के लिए भी बहुत अच्छा है। योगा भी आप पूरा आप देखिए कि नमाज पढ़ने का पूरा एक तरीका जो है वो पूरा योगा ही है एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तो बहुत अच्छी है कि एक ही एक ही आप जो अल्लाह हैं आप उनको मान रहे हैं, अपने प्रॉफिट जो हैं उनको मान रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट हिंदुइज़्म की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा रिलीजन है। बट जो लोग अंधभक्त बन चुके हैं वो गलत है। बट अब लोग जो हैं, जो मैं काफ़ी बोलूँगी कि भी मुस्लिम्स लोग हैं जो वो देखते हैं कि भई यही तो हिंदू है। देखिए, हिंदुइज़्म बहुत अच्छा रिलीजन है जैसे इस्लाम है। सारे रिलीजन बहुत अच्छे होते हैं, उनको बनाने वाले लोग खराब होते हैं। जो उनको आप ये देखिए कि जो डिबेट्स में जो लोग बैठ जाते हैं, आप खुद भी देखेंगे, आपको खुद भी वो बहुत बुरे लगेंगे, जो इस्लाम को वहाँ पर प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। वो इस तरह की बातें बोल देते हैं कि वो इस्लाम को 2 मिनट में बदनाम कर देते हैं। इस तरह की बातें बोल देंगे, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रख देंगे कि आपको खुद गुस्सा आने लगेगा कि यार किसको बैठा दिया? क्योंकि वो पैसे दिए हुए होते हैं, उनको पैसे देकर, और वो सरकार के ही अपने लोग होते हैं, उनको पैसे देकर बैठा दिया और वो ऊट-पटांग जो भी बोलना है उनके मुँह में आ रहा है, वो बोल रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं उससे। तो ये सब चीज़ें जो है, उन चीज़ों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और रिलीजन कोई भी खराब नहीं होता। चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज़्म हो या क्रिश्चियन हो, सब बहुत अच्छे हैं। बट जो लोग उसको बना रहे हैं और जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो। अगर आप अपने रिलीजन को अपने ऊपर थोप कर गलत उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। और जहाँ से आपको जो अच्छा मिले उसको बटोर लो, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर मैं अगर मैं नॉन मुस्लिम हूँ बट मुझे लग रहा है कि इस्लाम में कुछ चीज़ अच्छी होती हैं या कुछ सीखने को मिल रहा है कुरान से, तो अच्छी बात है ना, आपको कुछ सीखने को मिल रहा मैं है। उसी सवाल पे आना है, कहीं बहुत सारे लोग कमेंट में ये ना करने लगे कि आप कन्वर्ट तो नहीं हो जाएंगे कहीं, फिर जब आपको इस्लाम इतना पसंद आ रहा है तो? मैं क्यों कन्वर्ट होंगी? वही देखिए, ऑडियंस से कुछ भी बोल सकती है। देखिए, मुझे इस्लाम ऐसा नहीं है कि मुझे इस्लाम पसंद आ रहा है। जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। और बट मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी रिलीजन, और वैसे भी मैं ख़ासकर मैं ज़्यादा रिलीजन पे बिलीव करने वाली लड़की नहीं हूँ। और आपने मेरी शायद पूरी वीडियोज़ में, काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं अपने आप को बहुत प्राउडली कहती हूँ मैं दलित हूँ और मैं बाबा साहिब को मानती हूँ। जो वो इंसान थे, जो देश के लिए, भारत के लिए जो उन्होंने किया है, जो अपने लोगों के लिए उन्होंने संविधान बनाया और जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए या महिलाओं के लिए अधिकार हो गए या फिर जो दलितों के लिए जो हमें रिजर्वेशन मिल रही है, हमारे लिए तो एक तरीके से सब कुछ वही है। हमारे गॉड, हमारे आप कुछ भी कह लें, चाहे आप रोल मॉडल, कुछ भी रोल मॉडल कह लीजिए, सब कुछ हमारे लिए तो वही है। क्योंकि जिन लोगों की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं आज, अगर आज शायद बाबा साहिब ना होते तो आज दलित जो है अपने पीछे झाड़ू लटका कर चल रहा होता। आज भी आप ये देख लीजिए, ये अभी की मैं बात बता रही हूँ, थोड़े टाइम पहले की बात है। एक चैनल है जिस्ट करके एक नाम है उसका, उन्होंने एक अपनी मीडिया बाइट डाली थी और उसमें औरत कह रही है वो झुग्गियों में वो औरत रहने वाली है और यमुना बैंक के ऊपर उनको बाहर जो रोड्स है वहां पर, यमुना बाजार, वहां पर उनको लगाए गए थे जो कैंप्स जो होते हैं उसमें उनको रखा गया था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि बताइए, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, और जो ये हमें आ भी रहे हैं, हमें खाना बांटने भी आ रहे हैं, ये चूड़े चमा रहे हैं, इनके हाथ का खाएंगे हम? आज भी आप ये देख लीजिए कि आज हमारे बाबा द्वारा लिखा गया संविधान, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, जो कानून व्यवस्था जिसके वजह से आज सब लोग, सिर्फ दलित कम्युनिटी नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सब लोग, ब्राह्मण, राजपूत, जिसके वजह से उनको न्याय मिल पाता है, पूरी कानून व्यवस्था जिन्होंने लिखी, सब कुछ उनके वजह से हुआ। आज वही लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई इनके हाथ का हम खाएंगे, मतलब ये दलित चूड़े चमार, भले ही उन्होंने बाद में आके माफी मांगी। तो जब आज भी ये सोचे, आप ये सोचिए कि बाबा साहब ना होते तब हमारी क्या हालत होती। तो मैं तो रिलीजन पे ज्यादा फोकस करने वाली लड़की ना शुरू से रही, ना मैं आज हूँ और ना मैं आगे होंगी। मैं बहुत कम मंदिरों में जाती हूँ,
मैं बहुत कम मस्जिद में जाती हूँ, मैं बहुत कम गुरुद्वारे में जाती हूँ, मैं बहुत कम चर्च में जाती हूँ। मैं कर्म पे बिलीव करने वाली लोग हूँ। सोशल सर्विस पे ज्यादा सोशल सर्विस पे आप घर में रहकर अपने पड़ोसियों को इधर उधर गालियां बको, और जाकर जाकर मैं मंदिर में पूजा कर लूं, या फिर अपने माँ बाप को मैं 2 पल का पानी न दे सकूं और मैं जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ लूं, तो उससे मेरे गुनाह सारे वो तो नहीं हो जाएंगे ना। तो अपने कर्म अच्छे रखो, ऊपर वाला आपको हर जगह से देख रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मंदिर में नहीं जा रहे, अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे, अगर आप कहीं नहीं जा रहे, बट आपके कर्म इतने अच्छे हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगी या कहाँ जाऊंगा। नहीं, आपको सब कुछ इसी जमीन पे मिल जाएगा, आपका सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। आपके माँ बाप सबसे पहले हैं दुनिया में, तो आप अपने, देखिए इस्लाम का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है, बट जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, जो हम सीखते आए हैं आज तक, वो ये है कि भाई कर्म पे विश्वास रखो, अच्छे कर्म करते रहो, जो मिलना होगा आपको यहीं मिल जाएगा, सब कुछ यहीं मिलता है। अगर आज अच्छा करोगे तो आज अच्छा मिलेगा, अगर आज बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो यही चीजें हम सोचते में आए, तो मेरा तो यही शुरू से लेकर आखिरी तक यही रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कि चाहे वो पॉलिटिक्स में आने के बाद हो, चाहे वो एनजीओ के थ्रू हो, या फिर अपने घर बार में जो भी है, कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का, अपने भाई बहनों का। आपके इस्लाम में भी यही सिखाया जाता है, आपके नहीं, हम सबके इस्लाम में भी यही सिखाया जाता है बिल्कुल, कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप उसके सामने बैठ के खाना मत खाओ। आपका पड़ोसी अगर आपको पता है अगर कि पड़ोस में देख लें, अगर आपके यहाँ खाना बना है तो आप पड़ोसी से भी पूछें, और आपको पता है कि जो आसपास के लोग हैं इतने कैपेबल नहीं है कि वो इफ्तारी बहुत बड़े स्तर पे कर पाए, बहुत अच्छी अच्छी डिश हो, तो आप उसका फोटो खींचकर भी सोशल मीडिया पे ना डालें, ताकि उसकी भावना उससे आहत हो। ये भी सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो और ये हर रिलीजन में सिखाई जाती हैं कि भाई अपने पर, वो रिलीजन को मानने वाले और उसको अपने ऊपर थोप कर उसका गलत इस्तेमाल करने वालों में बड़ा फर्क होता है। तो बस यही चीजें मेरा दिल दिमाग में रहती हैं कि भाई अपने कर्म अच्छे रखो, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे रहो, अपने दोस्तों के लिए, या फिर जिन लोगों से आपका राब्ता हो रहा है, चाहे मेरा आपसे भी राब्ता हो रहा है, मैं अपना तौर तरीका, तमीज, तहजीब आपसे बहुत अच्छी रखूं, और यही मेरे कर्म डिसाइड करते हैं। यही मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि मैं बहुत सामने वाले से एक मीठी बोली में बात करूं, ताकि वो मेरे को एक घमंडी और बदतमीज लड़की ना समझे। और उसी तरीके से चाहे वो बहुत गरीब हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, सबको एक ही तरीके से सोचकर बात करूं, उनको रिस्पेक्ट करूं, और उसी तरीके से आगे बढ़ूं, ताकि वो लोग भी मेरी इज्जत करें, मैं भी उनकी इज्जत करूं, और चीजें अच्छी चलें। खैर, नेकी कर दरिया में डाल, यही जो आपकी आखिरी बातें हैं। तो उम्मीद है आपको हमसे बात करके आज अच्छा लगा होगा, आपने हमें वक्त दिया। तो अगर कुछ कमी रही तो मुझे लगता है इतनी लंबी बातचीत शायद नहीं हुई होगी नेहा भारती से। जी 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 जितना कुछ हमने जान लिया और जितना कुछ आपने बता दिया, खासकर आपके पॉलिटिकल पूरे फ्यूचर करियर को लेकर, जो आपको पूरा आप सोच रही हैं आगे, क्योंकि क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नहीं, मुझे बहुत पसंद आया, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपने मेरी बात को पहुंचाया। देखिए, मैं सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जब भी पॉडकास्ट होता है या फिर बाइट्स होती हैं आपकी, तो आपसे अच्छे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए आपके गेस्ट को। बट आपने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मुझसे ऐसे भी पूछे जो जनता तक पहुंचने चाहिए थे और लोगों तक क्लियर भी होने चाहिए थे, उसके लिए बहुत अच्छा। और आप ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे काम करते रहिए, और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ। थैंक यू सो मच। तो नेहा भारती जी से आज हमने ये सीखा कि नेकी कर दरिया में डाल, और बाकी भी जितनी चीजें हैं वो ये कह रही हैं कि अपने लिए कर रही हूँ, और जो खिदमत खल्क है वो अलग है, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, मैंने कोशिश करी है उन सारे सवालों के जवाब जानने की। फिर भी कुछ रह गया हो तो फिर किसी दिन किसी और पॉडकास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, क्योंकि जो ये काम कर रही हैं वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, खासकर लड़कियां। तो इतनी हिम्मत
नहीं कर पाती हैं, क्योंकि घर से निकलने में ही बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम होता है अपनी दहलीज पार करने में, घर की दहलीज पार करने में। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखा रही हैं, इतनी ज़्यादा खिदमत खल्क का काम कर रही हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन भी बनता है। और जितने ज़्यादा हम जान सकते थे हम जान पाए। बाकी फिर किसी और दिन के लिए।